न तीर से, न तलवार से, न गोलियों की बौछार से। बंदा अगर ये डरता है तो पापा की मार से। एक बार अगर मेरे से कोई क्वेश्चन नहीं निकलता था तो मैं उन्हीं टीचर के वहां बैठा ही रहता था। जो कोई भी आउटडोर गेम्स में अच्छा होता है, वो इंजीनियरिंग में अच्छा होता है। जेई पे ध्यान कम देते, खेलने पे ज्यादा ध्यान दो, वहाँ पे जेई के क्रैक करने के चांसेस ज्यादा। So folks, welcome 24/7 to my life, to this channel. I need not invite any of you, having said welcome. I'm Manish. So I'm very fond of Hindi movies. Forgot to tell you that along with us today, there are two special young boys, Deepak and Tejas. Deepak is from IIT Delhi, currently in the second year of IIT Delhi, right Deepak? Yes. And Tejas is from YMCA, Yes, sir. right? You are also in second year, Yes, sir. right? So currently Deepak is from the Department of Mechanical Engineering, IIT Delhi. His JEE advanced rank was 3551. It really gives a big pride. And Tejas, what was your rank in JEE main? It's around 15,000. 15,000. Yes. So which university, which institution did you choose? Sir, I chose YMCA. Any special reason behind choosing this? Yes, sir. Mainly computer science field. Just because you were getting computer science. That's why I chose this. Yes, sir. And there's a reputation of it. Yeah, we know it. It has got a good reputation. Big. And Deepak had to choose. He had no choice. That's what he did to add. That's it. So there is a very famous dialogue of Rajkumar. As I told you, I'm very fond of the Hindi movies. The dialogue goes like this. न तीर से, न तलवार से, न गोलियों की बौछार से। बंदा अगर ये डरता है तो पापा की मार से। So the thing is that when I say this, word पापा की मार, somewhere it also signifies कि ये जो प्रेशर होता है ना, जेई को करने में जो प्रेशर होता है, और बोली जाती है कि जो जितना प्रेशर झेलेगा, है ना, the more you can take the heat and dust, the better you are in cracking these high stake examinations. जेई में अगर आप देखें तो every year 27 lakh students they are sitting from all over the world, and only 10,500 top are making it to all 23 IITs in India. Rest of them they go to NITs, IITs, IISc, and other premium centrally funded institutions. So what is your comment on this Papa Ki Maar? Was it ever with you? कभी आपको ऐसा लगा कि Yeah, like in the initial days when I was not studying like in the 5th or 6th standard. तो यार कभी ऐसा भी होता था कि आप नहीं पढ़ते थे और आप IITian बन गए? क्योंकि पढ़ाई और अगर आप देखें तो पढ़ाई और जेई, मतलब ये माना जाता है कि जो बंदा जेई करता है वो फर्स्ट और सेकंड से ही पढ़ाई में बड़ा पढ़ाते होता है। नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं था मेरे साथ। तो 8 तक तो मैं बिल्कुल जैसे खेलने कूदने में ही अपना ध्यान था, थोड़ा बैडमिंटन, क्रिकेट, जो सब बच्चे या आउटडोर गेम्स। मेरे को ना ये someone told me, I mean it's a fact that I did lot of Google on this, कि जो कोई भी आउटडोर गेम्स में अच्छा होता है वो इंजीनियरिंग में अच्छा होता है क्योंकि उसकी बॉडी का एस्थेटिक्स अच्छी होती है। ऐसा है? बिल्कुल ऐसा है ना? जी। अच्छा, तो आई वुड बी एडवाइसिंग ऑल ऑफ यू कि थोड़ा जेई पे ध्यान कम देते, खेलने पे ज़्यादा ध्यान दो, तो आपके जेई के क्रैक करने की चांसेस ज़्यादा हैं। या प्लीज़ नहीं, वी कैन यूज़, मतलब हम इसको रिफ्रेशमेंट के लिए यूज़ कर सकते हैं आउटडोर गेम्स को। हमारी लाइक मोर ऑक्सीजन गोज इनटू माइंड द बेटर यू हैव। यस, और लाइक मोनोटोनस स्टडी जैसे हम कर रहे हैं अब पूरा हफ्ता, 1 महीना, उसके बाद हम रिफ्रेश अगर होना चाहते हैं तो आउटडोर गेम्स बहुत हेल्पफुल होते हैं। आउटडोर गेम्स से पूरी बॉडी टोन अप हो जाती है। माइंड तो भी आपने कम खेला था क्या कि आप आईटी नहीं कर पाए? सर, खेला या मैंने ज़्यादा खेल लिया था? ज़्यादा ही खेल लिया था। इसने 8th से पढ़ाई स्टार्ट कर दी थी और मैंने 10th के बाद से करी थी तो अराउंड। मैं ये प्रेशर की अच्छा, मतलब आप भी अगर 8 से शुरू कर देते तो आप भी आज अगर इसके साथ कर देता तो मैं हो जाता। बट दोस्ती दोनों की पक्की है, टूटी नहीं। राइट, चलो, दिस इज अ गुड थिंग इन लाइफ, है ना। तो व्हाट आई बिलीव दैट सेटिंग अचीवमेंट एंड टारगेट इज नॉट एवरीथिंग इन लाइफ। मतलब एक आदमी जितना नेचुरल है, जितना सादगी से है, वो शायद उतना ज़्यादा ऊपर है। मेरे को ऐसा लगता है ना। आई टू ट्राई टू फॉलो दिस थिंग। तो आप अपनी ज़मीन मत छोड़, चाहे कुछ भी हो जाए। आप
यू बिकम अ बिलियनर और व्हाटएवर यू आप आईटी से हो या आईटी से नहीं हो, है ना, बट आप अपनी ज़मीन मत छोड़ो, अपना जो मूल स्वभाव होता है उसको आप मत छोड़ो, अदरवाइज ना फिर वो आदमी थोड़ा वो हो जाता है, जिसको बोलते हैं ना एनिमेटेड हो जाता है, और तब वो जो प्रेशर उसके ऊपर आती है ना, शायद तब वो उसको झेल नहीं पाता। लेकिन वही अगर वो अपनी ज़मीन से जुड़ा हुआ है तो वो सारी प्रेशर, चाहे लाइफ की कोई भी प्रेशर हो, वो झेल जाए। सर यही मैं एक बात बताना चाहूँगा, मतलब ऐसा पहले मैं सोचता था कि जो ये इंस्टीट्यूट्स होते हैं तो इसमें जो बच्चे पढ़ते हैं ना, मतलब वो प्रेशर के हिसाब से अपने आप को चेंज कर लेते हैं, लेकिन मतलब मैंने दीपक के साथ ऐसा नहीं देखा। ये जो है ना, ये प्रेशर लेने के बाद भी एकदम नेचुरल रहता था। मतलब हम जब स्कूल ख़त्म होने के बाद भी कभी हम साथ में स्टडी करते थे ना, तो इसने कभी ऐसा नहीं बोला कि मतलब तू स्लो है या फिर नहीं है, एकदम। यस, तो वही मैं बस पापा के मार को मैंने वो जो बोला तो वो प्रेशर किया कि जितना प्रेशर आएगा पापा उतना मारेंगे। तो ये क्या मतलब सच में मारते थे या नहीं, ये मतलब इनिशियली लाइक जब 5th 6th में होते हैं तो सबके पेरेंट्स बोलते हैं कि पढ़ाई पे ध्यान दीजिए, तो लाइक शुरू में बोलते थे जब मैं बिल्कुल भी नहीं पढ़ता था, लेकिन जब 8th में आया 9th में आया तो खुद से जब पढ़ने का लगा कि इंटरेस्ट आ रहा है मैथ्स में, फिजिक्स में, 9th में तब मतलब पापा की मार खत्म हो गई और खुद से मतलब पापा की मार इनिशियली मिली कि तुम थोड़ा सा पढ़ो, और जब हम खुद से पढ़ना शुरू किए तो थोड़ा इंटरेस्ट जब जागा तो पापा की मार की ज़रूरत ही नहीं पड़ी और खुद से ही इंटरेस्ट बनता गया। तब पापा ने ध्यान देना ही छोड़ दिया कि पढ़ रहे थे, कि राइट ट्रैक पे है लड़का तो जरूरत है नहीं, उनको इंटरफेरेंस की जरूरत नहीं। अच्छा 8th 9th में ऐसा क्या हुआ कि आप एक एज एन आईटीएम टर्नअप, आपका दिमाग, आपने ये टारगेट कैसे सेट किया, पर्पस कैसे सेट किया? नहीं, पर्पस मैं कहूँगा कि मेरे को ठीक गाइडेंस मिली, लाइक मेरी जो टीचर्स थे उस टाइम पे, तो मतलब मेरे को मतलब 8th 9th से ही आपको किसकी गाइडेंस मिली? स्कूल में मतलब जो लाइक मेरे साइंस और मैथ्स के जो मेरे को टीचर मिले, तो उनके थ्रू मेरे को जो एक्सपोजर मिला सब्जेक्ट का, तो उसके थ्रू मेरे को लगा कि मेरी फिज़िक्स और साइंस में रुचि है, तो मेरे को लगा कि फिर कौन सी जगह मैं अच्छा कर सकता हूँ। तो मेरे कुछ भैया लोग जिन्होंने IIT वगैरह से, मेरे को उनके बारे में पता लगा, मैं सोचा कि ये करना चाहिए। अच्छा मतलब आप जब 8th और 9th में थे, आप दोनों, है ना, दोनों आप लोग साथ साथ ही पढ़े क्लास में, तो उसी समय आपको जो आपके सीनियर्स हैं, यू गॉट अ गाइडेंस फ्रॉम देम, यू गॉट इंस्पायर्ड फ्रॉम देम। यस, राइट, कि मेरा भैया या मेरा दोस्त का भाई वो IT में है तो उसकी एक ग्लोरी, तो मैं भी उस तरफ हूँ। मतलब आपका दिमाग इस पैटर्न पे सेट हो गया, क्योंकि ये सारी जो चीज़ें होती हैं ना, ये बड़ी मुश्किल से सेट होती हैं। मतलब ये भी अपने आप में बहुत बड़ी मोटिवेशन है कि आप किसी से मोटिवेट हो जाए, वी आर गेटिंग माय पॉइंट। मतलब ये इट इज़ समथिंग कि मूवी देखने के बाद भी वहाँ अगर सीनियर के साथ हैं, उनके साथ हैं, है ना, तो वो उन्होंने मजाक उड़ाया कि अच्छा तू सिगरेट पी लेगा क्या, सिगरेट नहीं पीता तो जा दूध पी ले, है ना, तो उस गुस्से में तो बोल दिया कि ठीक है मैं भी JEE कर सकता हूँ, मैं भी UPSC क्रैक कर सकता हूँ, राइट। बट उसके बाद शायद वो फायर है दैट इज़ नॉट एग्जिस्टिंग इन टू फॉर अ लॉन्ग टाइम, बट इफ दैट फायर इज एग्जिस्टिंग इन टू फॉर अ लॉन्ग टाइम, आई मीन it works as a lighthouse in order to inspire you for the whole life. This is what I believe. तो 8th और 9th में आप दोनों की लाइन चेंज हुई, ठीक है, दोनों के फैमिली से और फ्रेंड से, सीनियर से, ये आपको एक यू रियलाइज द ग्लोरी ऑफ बीइंग एन IITian, है ना। और उसके बाद फिर क्या आपका 8th या 9th के बाद, चलिए 9th बोलते हैं ना, क्योंकि 8th के बाद जो 9th है वो एक पैराडाइम शिफ्ट होती है, वो पेडागॉजी भी बदलता है, नई नई टॉपिक्स होती है, मैथ में, साइंस में, इंग्लिश में, स्टैंडर्ड भी आई हो जाती है। तो 9th से आपने क्या अपने आप में ऐसा चेंज किया कि 9th और 10th का पहले बताया आपने क्या चेंज किया? इनिशियली तो मतलब जो सीनियर्स थे उन्होंने मेरे को NTSC के बारे में बताया सबसे पहले, क्योंकि नेशनल टैलेंट सर्च एग्ज़ाम, तो मेरा फिज़िक्स और मैथ्स में इंटरेस्ट था, तो मेरे को पहले इनिशियली NTSC के बारे में जैसे पता लगा तो मैंने उसके लिए प्रिपेयर करना शुरू किया, तो उसके थ्रू मेरी एक फाउंडेशन बिल्ड हुई, मतलब इन सब्जेक्ट्स में। फिजिक्स में अच्छा होने के लिए न्यूटन आइंस्टाइन होना जरूरी होता है? नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है, लेकिन जो डेली लाइफ में जो फिनोमेना हो रहे हैं उनको ठीक से ऑब्जर्व करना और रिलेट करना सब्जेक्ट के साथ, वो होना ज़रूरी होता है। अच्छा, एक विजुअलाइजेशन, इमेजिनेशन। और आपने क्या चेंज किया अपने साथ?
मैंने ये चेंज किया था, मतलब 8 तक हमारा जो रूटीन था वो थोड़ा स्पोर्ट्स की साइड ज़्यादा था, लेकिन फिर जब 9th में कई सारी ब्रांचेज आई सब्जेक्ट्स में, तो लगा कि अब थोड़ा सिलेबस ज़्यादा बल्क में आ गया है, तो उस टाइम पे मैंने पढ़ाई स्टार्ट की। और जब पढ़ाई स्टार्ट की ना, तो ऐसा लगा कि जितना मैं टफ सोचता था उतना है नहीं पढ़ाई। तो उस टाइम पे जब हम सेल्फ मोटिवेशन आती है, जो कि हम अब एक क्वेश्चन कर ले रहे हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन भी कर ले रहे हैं, तो वो जो मोटिवेशन होती है ना, वो फिर सर रोकती नहीं है, फिर उससे हम पढ़ते रहते हैं। मतलब ये बोलते हैं ना कि अगर आप किसी के प्यार में होते हो तो आपको रास्ता खुद ही मिल जाता है। तो शुड आई से कि ये आपका पहला क्रश था जिसने आप लोगों के मन में पूरा भय दूर कर दिया मैथ और साइंस का, शुड आई से? मतलब ऐसा हम कह सकते हैं, लेकिन इनिशियली जो हमारा हर्डल होता है एक कि अभी हमें डर लगता है मैथ से फिजिक्स से, उसको क्रॉस करना थोड़ा सा इम्पोर्टेंट है। बस उसको क्रॉस कर लिया। तो आपने ओवरकम कैसे किया? कैसे आपने सोचा कि डर के आगे भी जीत है या चीता भी पीता है? मतलब एक तो कॉन्टिन्यूस प्रैक्टिस, जैसे मैथ्स एक सब्जेक्ट है जिसके अंदर आपको कॉन्टिन्यूस। एक बात बताओ, आप एक ITM हो, ठीक है, आप मतलब एक बच्चा होता है 10 घंटे पढ़ता है, वो बच्चे 8th 9th में बहुत सारे बच्चे हैं, पापा के मार के डर से, माँ टीवी नहीं देखने देगी उसके डर से, क्लास में लड़कियां शायद पसंद करने लगेंगी मेरे को ज़्यादा 9th से ही, वो भी एक बहुत बड़ा मोटिवेशन होता है। तरह तरह की मोटिवेशंस होती है, ड्राइव होती है तरह तरह की। तो मतलब ये ऑटोमेटिकली हो गया क्या कि 9th में या 8th में आते आते आपका दिमाग जो है वो इन चीज़ों की तरफ लग गया? It's all about a beautiful mind, frankly. Everybody में आपका इसको कैसे डिफाइन करें, इसका क्वांटम मैं भी नहीं समझ पा रहा है ना। जैसे आई वॉज वेरी फॉन्ड ऑफ फैंटम कॉमिक्स, तो जब तक मैं इधर से उधर के मांग के, और मेरी ही कॉमिक्स मेरे पास से घूम के पहुंच जाती थी मेरे दोस्त नहीं बताते थे, तो मेरा पैशन उधर था, उसके लिए मैं कुछ भी करता था। ऐसा कुछ था क्या कि फिजिक्स या मैथ के लिए आप बिल्कुल कुछ भी करते थे, एक सुपरमैन की तरह? हाँ ऐसा है, मतलब कि जहाँ मैं ट्यूशन लिया करता था, जो हमारे मैथ्स के, आप पढ़ते थे? हाँ हम पढ़ते थे, मैथ्स के लिए पढ़ते थे। मैथ्स हमारा, साइंस के लिए नहीं, वीक था मैथ्स। मैंने तो ट्यूशन नहीं ली, मैं तो कभी नहीं लिया। मतलब उस टाइम नीड ही नहीं लगी, क्योंकि जो भी जैसे वो स्कूल के पेपर होते हैं उसमें अच्छे मार्क्स आ रहे थे वैसे सेल्फ स्टडी से, तो मम्मी पापा को भी इतनी टेंशन नहीं थी, और वैसे मेरे मार्क्स ठीक आ रहे थे, तो लगा नहीं कभी मतलब नीड होनी चाहिए। मेरी मैथ्स स्कूल में हमेशा वीक थी, तो मेरे पेरेंट्स ने मेरे को कहा कि आप ट्यूशन चले जाओ। 8th से ही मैं जा रहा था, तो 9th में भी उन्हीं टीचर के पास गया। तो मतलब एक बार अगर मेरे से कोई क्वेश्चन नहीं निकलता था तो मैं उन्हीं टीचर के वहाँ बैठा ही रहता था। 6 बज गई 7 बज गई, जब तक हो नहीं रहा, जब तक वो होता नहीं था तो वहीं रुका रहता था। टीचर इतना डिवोटेड होते थे कि बेटा नहीं, वो मेरे को कहते थे आप चले जाओ, अब चले जाओ, या फिर पीछे बैठ के ट्राई कर लो, तो मैं पीछे बैठ के ट्राई करता रहता था। एक और रूम था, वहाँ ट्राई करता रहता। सेल्फ मोटिवेशन, सेल्फ मोटिव, वो हाँ वो मेरे को कहते थे अब बहुत देर हो गई, अब आप चले जाओ, अब चले जाओ, मेरे को जाना है। हाँ अब बस सारे बैच खत्म हो गए। सही बात है। तो ये आप कह रहे थे ना कि थोड़ा जो अलग हटके, तो वो ये चीज़ थी। वो चीज़ था कि आज हाँ मेरे टारगेट ब्रैकेट, हाँ आई हैव टू डू दिस, जिद थी, या राइट, एक जिद थी अपनी। राइट। तो इस जिद ने, इस आपकी एग्रेसिवनेस ने इस डर को ओवरकम किया। हाँ बिल्कुल तो बिल्कुल ये 9th में हो गई। बिल्कुल। 9th में क्या कंटिन्यूड रहा है ये पूरा? नहीं मतलब कॉन्टिन्यूड तो जैसे मतलब रहा, लेकिन मोस्ट ऑफ द फेज में रहा, लेकिन कुछ फेजेस में जैसे अगर डाउन फेज आए तो फिर उससे ऊपर उठना वापस। राइजिंग फ्रॉम द फिनिक्स, राइट, लाइक अ फिनिक्स राइजिंग फ्रॉम द एशेस। बिल्कुल। ये अपने आप में एक सेल्फ मोटिवेशन है। और मैं आपको बताता हूँ, जो लोग भी खास करके मिडिल क्लास फैमिली से होते हैं उनमें एक ड्राइव होती है। ये किसी का मर्सिडीज़ या BMW देखा तो दिमाग में है कि खरीदूंगा, देखो बड़े होते हैं, ये होता है ना, ये मेरे अंदर भी है। बहुत फास्ट ग्रेड 9th में आपके कितने मार्क्स थे? सर मार्क्स तो CGPA बेसिस था हमारे स्कूल में, तो इट वाज अराउंड 8। अच्छा 10 में 8? 9th में नहीं, 9th में हाईएस्ट 10 ही होता है ना? हाँ 10 CGPA। और आपके? यही है। तो ग्रेड 10th में तो एक उसका ही प्रेशर होता है, बोर्ड का होता है। तो मतलब आप लोग बोर्ड की तरफ ज़्यादा टिल्टेड थे,
आपका झुकाव बोर्ड की तरफ ज़्यादा था या जेई की तरफ, या उस समय सोचा ही नहीं था कि जेई का? नहीं सर, उस समय बिल्कुल भी नहीं सोचा था कि जेई करना है। लाइक जेई का पता भी नहीं था। मतलब हमें एनटीएससी को ही टारगेट बना रखा था 9th से, और 9th में भी पूरा उसी पे ही फोकस रखा, और स्कूल में बोर्ड्स में थोड़ा सा नुकसान हो गया, मतलब बोर्ड्स की प्रिपरेशन पे ध्यान नहीं दिया। अच्छा, बिल्कुल हाँ। और 10th में आने के बाद फिर बोर्ड्स पे थोड़ा सा ध्यान दिया साथ साथ। नहीं एनटीएससी भी किया, लेकिन साथ साथ किया 9th से लेसन लेके बैलेंस करने का ट्राई। की वजह से भी कहीं बोर्ड में फेल ना। कम नंबर आ गए तो लड़कियाँ चुराएंगी, ऐसा था। अच्छा, तो 10th में मतलब आप लोगों ने बोर्ड पे भी फोकस किया और एनटीएससी पे भी फोकस किया, है ना? मतलब जस्ट इन टाइम यू ऑल्सो पेड इक्वल एंड प्रॉपर अटेंशन टू बोर्ड एग्जामिनेशन। ठीक है, तो अब जेई करना है, इसका विचार कब आया दिमाग में? जब 10th कंप्लीट होने के बाद हमसे पूछा जाता है कि कौन सा स्ट्रीम चाहिए, तो हमारा एनटीएससी के थ्रू मतलब एक था कि मैथ्स की तरफ, साइंस की तरफ जा रहे हैं, और तो एक ही स्ट्रीम हमें बिल्कुल सही लगा, नॉन मेडिकल, और उसके अंदर जो सबसे अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ हमें मिल सकती हैं वो जेई के थ्रू हमें मिल सकती है। क्योंकि हमारा मैथ्स की तरफ भी इंटरेस्ट था, मैथ्स और साइंस। मतलब हमारे मैथ्स और साइंस में ऐसे चॉइस थी कि या तो आप मैथ्स ले लो या तो आप बायोलॉजी ले लो। हाँ, वैसे ही होता है। हाँ। तो ग्रेड 11th में मैं बहुत सारे बच्चों को देखता हूँ दैट दे फेस प्रॉब्लम विद द कंसेप्ट एंड ऑल। डिड यू आल्सो फेस द सेम प्रॉब्लम? हाँ, बिल्कुल। तो पहले हाफ ईयरली का जो एग्ज़ाम होता है सितंबर अक्टूबर में, उसमें क्या नंबर कम आ गए थे? मेरे साथ हुआ था ये। मतलब अभी 10th में जैसे हम निकले थे, तो 10th में क्या हुआ था हमारे साथ, हमारा तो ग्रेड वाला था, तो हमारे बैच में जैसे सबके ग्रेड आए थे तो सबके अच्छे आए थे, तो 10th में तो ऐसा लगा था कि हाँ हम पढ़ सकते हैं अच्छे से। लेकिन जब 11th में कई सारी ब्रांचेज आई ना, एकदम नई, जैसे डिफ्रेंशिएट हुए पूरे, है ना, इंजीनियरिंग नई सी आई, नॉन मेडिकल, तो अब उसमें क्या हुआ, एक तो साइंस पूरा अलग से हो गया, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स, और उसमें भी सारे बड़े बड़े चैप्टर नए नए, और उसमें भी क्या था कि और उसका अमाउंट भी बहुत ज़्यादा हो जाता है। हाँ, सबसे बड़ी यही चीज़ है। और थोड़ा ना ये स्कूल पे भी डिपेंड करता है कि अगर स्कूल के जो टीचर्स हैं उनमें स्टेबिलिटी नहीं है ना, जैसे हमारे स्कूल में क्या था कि वो ना टीचर्स को थोड़ा मतलब होल्ड नहीं कर रहे थे, वो ना क्या कर रहे थे कि हर 2-3 महीने में टीचर्स चेंज हो रहे थे, हमारा सिलेबस भी सही से नहीं हो रहा था। हाँ, तो इस वजह से क्या हुआ था कि हमारा जो फर्स्ट जो ये होता है ना हाफ ईयरली, इसमें सबके ही नंबर कम आए थे। अच्छा, तो हाफ ईयरली के बाद की स्टोरी, उसके बाद आप लोग ज़्यादा फोकस हो गए कोर्स पे। तो इसमें जेई कहाँ से आ गई? जेई का ऐसे था कि हम मतलब अपना जैसे ही फिजिक्स केमिस्ट्री पे ध्यान देके चल रहे थे शुरू से, लेकिन जैसे हमारा एक थोड़ा टीचर्स वगैरह का इंस्टेबिलिटी था तो थोड़ा वीक हमें फील हुआ। फिर हमने सोचा अब हम ध्यान देंगे, तो लाइक मेरे नेबर थे, उनका जेई था, उन्होंने जेई दिया था, तो उन्होंने मेरे को अपना पेपर दिखाया था कि ये हमारा पेपर है जेई का। तो एक बार मैं उनके पास ऐसे गया, उन्होंने अपना मेरे को पेपर दिखाया, तो मैंने उसके क्वेश्चन ऐसे ही ट्राई करे। फर्स्ट टाइम मैं जेई के क्वेश्चन ट्राई कर रहा था। अच्छा, ये भी एक संयोग। हाँ, संयोग, मतलब कि आप ट्राई कर, मतलब अब तक हम कर रहे थे तैयारी ना, ही जस्ट गेव द पेपर एंड ही शोड मी दैट लेट्स ट्राई दिस क्वेश्चन ऑफ मैकेनिक्स, यू हैव डन मैकेनिक्स, ट्राई दिस क्वेश्चन। सो मैंने ट्राई किया और वो मुझसे क्वेश्चन हुआ नहीं, मुझसे नहीं हुआ। फिर मेरे को लगा बड़ा सा लगा कि हो सकता था, ये भी था बिल्कुल कि थोड़ा सा मैं कहीं मतलब क्लिक नहीं कर रहा, या फिर कहीं मेरा थोड़ा नहीं, मैं कुछ तो जानता हूँ, कुछ और जान जाता तो इसको कर। हाँ बिल्कुल। फिर सर मेरा क्या था, 11th में जैसे ही मतलब मैंने पढ़ाई स्टार्ट करी थी, तो अब मैंने क्या था ना, मतलब एनसीईआरटी वगैरह तो थोड़ी लगती थी, हाँ ठीक है नॉर्मल है, मतलब हो जाता है, उसमें समझ आ जाता है क्योंकि टीचर भी उसी से पढ़ाते हैं। तो मैंने क्या किया, मैंने जो थोड़ी मतलब हाई लेवल वाली किताब थी मैंने उनसे ट्राई किया, क्योंकि मतलब इतना तो मेरे को 11th में हाफ ईयरली के बाद पता लग गया था कि अगर मैंने स्ट्रीम चूज़ करी है तो इस स्ट्रीम में आगे जाके मुझे क्या करना है, मतलब इंजीनियरिंग करनी है, और उसमें भी मतलब जेई देना पड़ेगा, मेरे को 11th में आइडिया लग गया था। तो अब जेई के लिए भी कौन कौन सी किताब चाहिए थी ये तो मैंने देख लिया था। तो मैंने क्या किया, जैसे ही मैंने पढ़ाई स्टार्ट करी ना, मैंने एनसीईआरटी के बाद दूसरी भी किताबें ली, तो अब फ़र्क ही आया, मतलब नंबर तो कम आए थे। तो मैंने जब जेई की किताबें खोली वो, तो उसमें जो लेवल था क्वेश्चन का और जो एनसीईआरटी के लेवल थे, और स्पेशली मैं बात करूँगा फिजिक्स की, उसमें डिफरेंस था और काफ़ी डिफरेंस था। मतलब एनसीईआरटी में अगर जो फिजिक्स के क्वेश्चन होंगे ना वो होंगे थ्योरी बेसिस पे, क्योंकि सीबीएसई लिखवाता है केवल, और जो हमारे मेन होते हैं मेंस के क्वेश्चन, है ना, जेई के क्वेश्चन, वो क्या होते हैं, वो एकदम प्रैक्टिकल सिनेरियो देते हैं। वो बोलते हैं कि अगर आप यहाँ पे हो तो आप इस क्राइटेरिया में क्या करोगे बताओ, आपका आंसर ऐसे कैसे आएगा।
तो वो जो एकदम अलग लेवल के क्वेश्चन थे ना, फिर मैंने कहा कि ये तो अलग तरीके से ही करने पड़ेंगे। तो वहाँ मुझे लगा कि हाँ, मुझे जो है इस पे ज़्यादा फोकस करना पड़ेगा, क्योंकि NCERT जो CBSE है वो तो मुझे दिख रहा है कि हाँ मेरे से हो जाएगा। वो तो स्कूल में भी वही कराते हैं, क्योंकि स्कूल में वैसी प्रिपरेशन नहीं होती जो हमें JEE के लिए चाहिए होती। मतलब हमारे स्कूल में तो ऐसा था कि हमें अलग से पढ़ना पड़ेगा खुद। तो वहीं से मेरे को चेंज आया कि मैंने जब किताबें ली अलग से, तो मुझे लगा कि हाँ ये तो मुझे अब अलग से करना पड़ेगा, क्योंकि इसमें चाहिए अलग तरीके की नॉलेज। तो मेरे ख्याल से ग्रेविटेशन तो ग्रेड 11th में ही है। तो ग्रेविटेशन एक तरह से अट्रैक्शन भी है, तो कुछ लॉ ऑफ अट्रैक्शन का भी कुछ रोल था, आई मीन टू से ऑफ लड़कियों का कुछ अट्रैक्शन आपका लड़कियों की तरफ या लड़कियों का आप लोगों की तरफ, क्योंकि आप लोग JEE का प्रिपरेशन कर रहे थे और जिस दिन से आप लोग बात कर रहे हो ऐसा लगता है कि आप दोनों थोड़े सीरियस टाइप के स्टूडेंट जरूर होंगे। मन ही मन करता होगा या करूँ, बट इज्जत में नहीं करते हो। नहीं सर, एक तो ये है कि थोड़ा सा सोशल मीडिया से भी दूर थे यार। ये चीज़ ना मैं आप लोगों को बताता हूँ, है ना, मतलब एक बड़ा इंटरेस्टिंग रिसर्च है कि जिसमें किसी ने समन ही टुक व्यूज़ ऑफ 30 टॉपर्स, JEE टॉपर्स, नीट टॉपर्स, UPSC टॉपर्स। तो उन 30 में 30 लोग, मतलब अभी जैसे UPSC को टफ एग्जाम मानते हैं, IAS IRS का होता है, फ्यूचर में आप लोग उसको जरूर ट्राई करोगे, आई एम श्योर, है ना, आप लोगों का तो बनता है क्या है। तो उसमें ना सब लोगों ने बोला दैट वी वर अवे फ्रॉम सोशल मीडिया। हम लोगों ने सोशल मीडिया का जो था वो दूर रख दिया। अभी मैं बताता हूँ, ये 2022 में जो रिज़ल्ट आया ना UPSC का, तो मतलब उसको देख करके आई रियली फील कि देखो इनके पैशन, डेडिकेशन और सोच से कितनी चीज़ें समझी जा सकती हैं। ऑल आर फ्रॉम सो हम्बल बैकग्राउंड, राइट। एंड वन सेड दैट मैं जहाँ रहता था वहाँ तो नेट की भी प्रॉब्लम थी। इज इन फर्स्ट 50 टॉपर्स ऑफ दिस UPSC। तो मैं नेट करता कैसे? सो इनोसेंट, सो आई मीन नो PTs, बट जस्ट सी इवन दिस फैक्टर कॉन्ट्रीब्यूटेड इन हिज सक्सेस। तो जितने भी ऑल 30 आउट ऑफ 30 what they said कि we were away from social media। और उस सोशल में उसका ना एक ड्राइव होता है, ठीक है, एक फ़ोटो डाल दिया है ना, आज यहाँ पे एक T-शर्ट पहन के, आज वहाँ मॉल में गए वहाँ डाल दिया, अब मेरे को कितना लाइक मिलता है इस पर। और अगर उतने लाइक नहीं मिलते ना, आपको पता है ये एक ना मेंटल हेल्थ का एक बड़ा इशू हो गया है कि अगर लाइक नहीं मिलते तो बंदा थोड़ी देर के लिए डिप्रेशन में चला गया, या अपने आप को जो बोलते हैं ना विड्रॉल सिम्टम कि मेरे को कोई भी प्यार नहीं करता। यू आर गेटिंग दैट। और ये भी लोग प्रयोग करते हैं कि अच्छा उस लड़के पे उस लड़की ने तो कुछ कमेंट भी किया, भी किया, मेरे पे नहीं किया, या अपने आप को जो बोलते हैं ना विड्रॉल सिम्टम कि मेरे को कोई भी प्यार नहीं करता। यू आर गेटिंग दैट। और ये भी लोग प्रयोग करते हैं कि अच्छा उस लड़के पे उस लड़की ने तो कुछ कमेंट भी किया, भी किया, मेरे पे नहीं किया। तो आप लोग कुछ इस तरह के प्रभाव में थे, होगे तो जरूर, मतलब बहुत ज़्यादा नहीं होगा या? सर ऐसा था कि उस टाइम पे मेरे को एक स्मार्टफोन घर वालों ने नहीं दिलाया था। अच्छा, दिया ही नहीं? मेरे पास छोटा फोन। ये भी पापा की मार का एक उदाहरण है, मतलब वेरी क्राफ्टली ही नर्चर्ड यू। हाँ, मतलब ऐसे कि जो नेसेसरी चीज़ें हैं वही मिलें जिनसे ये नर्चर कर सकें, और जो मतलब जो ये मतलब रिस्पॉन्सिबल नहीं है इतना, उसको अभी रिस्पॉन्सिबल नहीं है खुद के प्रति, तो वो चीज़ ना ही दें तो अच्छा है। सही बात है। और आपके केस में? सर मेरा भी यही था, मतलब स्मार्टफोन आपके पास? हाँ, स्मार्टफोन मेरे पास तो कीपैड भी नहीं था, क्योंकि उस टाइम पे नीड ही नहीं थी। हमारा क्या था, जैसे रूटीन होता है, सुबह उठे स्कूल जाओ और स्कूल से वापस आके और अपना सेल्फ स्टडी में लग जाओ। असल में पैड की मैं बात बोलूँ, मैंने भी ना लाइफ में 3 बार 4 बार ट्राई किया, बड़ा उत्तेजित होकर कि पैड लेता हूँ खूब लिखूंगा, ये करूँगा वो करूँगा। 4 दिन 8 दिन के बाद ना वो सारा वो कहीं और पड़ा हुआ है, उसकी बैटरी भी डाउन हो गई। एक का तो एप्पल का लिया था, उसका पता नहीं पासवर्ड का क्या हो गया, फिर आई वेंट टू नेहरू प्लेस, ट्राइड रिकवरिंग दैट, वो हो ही नहीं सका यार, मेरा पैसा पानी में चला गया। तो मेरे को लगता है ना वो पैड की बहुत ज़रूरत नहीं होती, फ्रैंकली मैं बोलता हूँ। मेरे को ऐसा लगता है कि या तो लैपटॉप हो, अब पैड भी इतनी छोटी वो होती है ना, उस पर लिखने में भी प्रॉब्लम, टाइप करने में भी प्रॉब्लम है। वो उस समय लिया तो उसका वो भी ले लिया, ये सिस्टम भी ले लिया, सब ले लिया, उसने बोल बोल के कि सर आप ये भी ले लीजिए, ये भी ले लीजिए, वो ले लिया, बाकी 1-3 भी यूज़ नहीं किया। दिस इज इट। तो मेरे को लगता नहीं कि बच्चों को पैड की ज़रूरत है स्मार्टफोन में।
यस सर, वही जो ये स्मार्टफोन होते हैं, मतलब जैसे मेरा क्या था कि मैं जैसे स्कूल जाता था तो मेरे पास तो नहीं था स्मार्टफोन, लेकिन स्कूल में कुछ बच्चे हैं जिनके पास होता था। तो मैं ऑब्जर्व करता था कि जैसे उनके ना और वो बच्चे उस समय ज्यादा मजे में रहते होंगे। क्या वही, हाँ? मतलब और दिखाओ कि देख मेरे पास है, तेरे पास तो बिल्कुल नहीं Well, we है। used to feel jealous also. हाँ, कि देख उसने स्मार्टफोन ले रखा है और ये कर रखा है। नहीं, मैं भी इन चीज़ों को ना बहुत ऑब्जर्व करता हूँ कि उसके पास ये स्मार्टफोन है, बस स्टैंड पे उस लड़के से इतनी लड़कियाँ बात कर रही हैं, कसम से बता रहा हूँ, ये सच है। और वो लड़के उनको बड़े अजीब निगाह से देखते हैं जो लड़के लड़कियों से गिरे रहे हैं। मतलब उस समय वो सक्सेसफुल है, आगे जाके वो क्या करेगा पता नहीं है। उस पर भी अगर वो ITN या कुछ अच्छा हो गया तो बल्ले बल्ले उसकी पूरी मतलब एक पैटर्न सेट हो जाएगी। देखो स्मार्ट एट एवरीथिंग, राइट ना। दिस इज, पर चलो मिस किया तो अच्छा ही रहा। ये सर स्मार्टफोन की वैसे नीड नहीं होती, क्योंकि वो जो मतलब कंपटीशन वाली बात होती है ना, वो अगर स्मार्टफोन में आ गई तो आपकी स्टडी में फिर कंपटीशन रहनी वो तो है, मटेरियलिस्टिक चीज़ों की तरफ अगर लग गया ना गैजेट्स और इसकी तरफ, विच आर simply signifying your materialistic point of view. That's anyways. तो now we have done grade 11. Grade 11 में आप दोनों के अच्छे मार्क्स। हाँ, और जेई पे भी ठीक ठाक लास्ट में कवर कर लिया था जब लगा कि अब हमें करना है मिड टर्म से पहले। हाँ, मतलब उसमें NCERT ने एक बड़ा रोल प्ले किया होगा। हाँ हाँ बिल्कुल। विच यू आर सेइंग कि एकदम ऐसे ही क्वेश्चन उसका लेवल है ना। जबकि सच है कि बहुत लोग NCERT में इंफीरियर समझते हैं, उसमें नहीं है। मतलब और बुक से कर लेंगे, ये कर लेंगे, वो कर लेंगे। फ्रैंकली स्पीकिंग, मतलब मेरे को भी कहीं ना कहीं से लगा, दैट्स व्हाई वी हैव पुट कि दीज आर द टॉप 20 बुक्स ऑफ फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ। प्रॉब्लम का अलग है, थ्योरी का अलग है। उसमें हम लोगों ने NCERT डाला है, HC वर्मा भी फिजिक्स में डाला है ना। बट ये चीज़ है, तो बेस आप लोगों ने बनाया NCERT। ये सर वही जो मैंने बताया, जो NCERT मतलब CBSE भी कराती है, वो थ्योरी इसीलिए लिखवाती है क्योंकि पहले बच्चों को लगे कि हाँ थ्योरी हमें आती है, फिर वो आगे जाके कंपटीशन के लिए एक हायर प्रेफरेंस, हायर लेवल बुक्स लें। क्योंकि जब आपको थ्योरी नहीं आती होगी ना, तो आप क्या करोगे, आप बस फॉर्मूला देखोगे और ये देखोगे कि हाँ इसमें ये वेरिएबल हैं और हम इसे कैलकुलेट कर लेंगे। आपको पता है टेस्ट प्रेप कार्ड जो मैं आपको अभी मैं मटेरियल आप लोगों से डिस्कस करा था ना, मैथ फिजिक्स केमिस्ट्री की, पता है हमारा विज़न ये है कि इसमें ना एक जो प्रॉब्लम सॉल्विंग एप्लीकेशन जो होती है ना, वो बड़े शानदार ढंग से उभारा जाए। तो इसीलिए ना हम अपनी पेडागॉजी में बड़े स्टेप वाइज चलते हैं कि जैसे लेवल 1 के जो क्वेश्चन हैं, बेसिकली वो NCERT के क्वेश्चन होते हैं, वो सारा फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ का। तो उसको मतलब इट्स अ ट्रूथ कि बहुत सारे बच्चे जो हैं दे थिंक कि NCERT नहीं किया, बट जब वो देखते हैं कि एग्जामिनेशन में यही क्वेश्चन आ रहा है जो हम लोगों ने टेस्ट प्रेप कार्ड के साथ किया, तो दे आर सरप्राइजिंगली एस्टोनिशिंगली हैप्पी, राइट। फिर लेवल 2, 3 और 4 में हम लोग जेई में, जेई एडवांस्ड और बिट सेट इस तरह की क्वेश्चंस को हम लोग वो करते हैं। तो ये जो स्पाइरल असेंडेंस है ना कि एक से दूसरे लेवल, दूसरे से तीसरा और तीसरे से चौथा लेवल, ये ना बच्चों को मोटिवेट करता है। और फ्रैंकली स्पीकिंग स्ट्रेस जो है ना बहुत कम होता है बच्चों को, और इसलिए जो रिज़ल्ट होता है ना हमारा वो अच्छा होता है। और यहाँ पे मतलब एक बोलते हैं ना, इग्नोरेंस इज़ ब्लिस। आप कर गए और आपको पता ही नहीं चला कि NCERT के सारे क्वेश्चन कर लिए, बट जब कर गए तो वो आई डिड ऑल द क्वेश्चन, अरे मेरे को तो पता ही नहीं था कि लेवल 1 के नाम पे हम लोगों ने इतना कर दिया। तो इसीलिए कि स्मार्ट जो स्टडी मटेरियल या पेडागॉजी जो होती है ना, वो चीज़ों को ऐसे नेचुरल उस ढंग से काम करती है। तो अपना जो टेस्ट प्रेप कार्ड का है ना, उसका विज़न यही है कि अपना एक अप्रोच जो है वो टेस्ट सेंट्रिक रखो ऑन टेक्स्ट सेंट्रिक प्लेटफॉर्म। दिस इज इट। तो हमारा ना बस एक ही विज़न है कि बच्चों के प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी एप्लीकेशन को ना ज़्यादा से ज़्यादा उभारा जाए। क्योंकि आप किसी भी एग्जामिनेशन में जाओ, फ्यूचर में जेई में जाओ, नीट में जाओ, सेट में जाओ, बिट सेट में जाओ, ऑल आर अबाउट प्रॉब्लम सॉल्विंग एप्लीकेशन। नोबडी इज गोइंग टू आस्क द डेफिनेशन, दैट इज इट। तो अपना 11th हो गया है ना। तो 11th में फोकस बराबर था, जहाँ पे आप ये करते थे मतलब जेई का भी कर रहे थे और 11th का भी कर रहे थे, NCERT से सिंक्रोनाइज था, ठीक है। तो क्या आप लोग अपनी भी नोट्स वगैरह बनाते थे? यस सर, उसका मैं तो यही कहूँगा कि मतलब कोई भी आप मटेरियल लो, कुछ भी लो, उसकी तब तक कोई मतलब यूज़ नहीं है जब तक आप अपने नोट्स नहीं बनाओगे। क्योंकि जब तक आप अपने नोट्स नहीं बनाओगे ना, आप उस लैंग्वेज को जो वो समझाना चाह रहा है उसे अपने फॉर्म में नहीं लिख पाओगे, और अगर वो अपने फॉर्म में नहीं लिख पाओगे तो आप पेपर में भी नहीं समझ पाओगे अपने आप कि वो क्या कहना चाह रहा है। सही बात। तो मतलब नोट्स बनाने का मतलब कि कंसेप्ट और थ्योरीज को अपने ढंग से जनरलाइज करना।
और एक पॉइंट और ऐड करना चाहूँगा कि जैसे हम कोई चीज़ सीख रहे हैं, नई चीज़ सीख रहे हैं, तो हम उसको सीखने में जितना एफर्ट डालेंगे वो उतने लंबे टाइम तक याद रहेगी। लाइक हमने एक पैराग्राफ रीड किया, कोई इंपॉर्टेंट पैराग्राफ था एनसीईआरटी से रिलेटेड, तो वो उसमें हमने एफर्ट डाला है तो वो हमारे माइंड में लाइक एक इम्प्रेशन डालेगा लॉन्ग टाइम तक। लेकिन अगर हमने रीड करके छोड़ दिया तो वो लाइक जल्दी इरेज हो जाएगा दिमाग से। तो 11th हमने कर लिया, अब हम आ गए 12th। ये वो पॉकेट ऑफ टाइम होती है जब प्रेशर सबसे ज़्यादा होता है, एक्सपेक्टेशन का भी होता है, रियल प्रेशर तो पढ़ाई का ही होता है। यू हैव टू रन अगेंस्ट द टाइम, यू हैव टू बर्न मिडनाइट ऑयल, और एक एक्साइटमेंट भी होती है कि 12th के बाद हम क्या करेंगे, आईटी जाएंगे, एनआईटी जाएंगे, ट्रिपल आईटी जाएंगे, अब्रोड जाएंगे, क्या करेंगे। तो क्या आप दोनों का माइंड इस चीज़ के लिए सेट हो चुका था व्हेन यू आर ऑन द थ्रेशोल्ड ऑफ गेटिंग इनटू ग्रेड 12 कि मेरे को आईटी ही जाना है? तो सर मतलब जैसे मैं मतलब क्या कह रहा था कि जैसे एकदम जब हम 11th से 12th में आए तो मतलब लग गया था कि हमारी कैपेबिलिटी अब ज़्यादा हो चुकी है, हमसे क्वेश्चंस बनने लग गए थे, जेई के भी क्वेश्चन बनने लग गए थे। हमें रियलाइज़ हो गया कि आईआईटी या एनआईटी मतलब जो टॉप टियर कॉलेजेस हैं वहाँ पे हम अच्छा कर सकते हैं। अगर हम 12th अच्छा, अंदर से कॉन्फिडेंस आना शुरू हो कर। आप एक बात बताओ, इतने नज़दीक हो कि आप लोग कोटा क्यों नहीं? सर मतलब यहाँ पर भी काफ़ी अच्छे रिसोर्सेज अवेलेबल थे, मतलब कभी ज़रूरत नहीं पड़ी। सर वो कोटा का तो मैं मेंशन करना चाहूँगा कि मतलब जब तक अपने अंदर से वो होगी नहीं ना एक सेल्फ मोटिवेशन कि हमें ये चीज़ करनी है, तो कुछ लोग क्या होते हैं कोटा जाके भी नहीं कर पाते। बहुत लोग नहीं कर पाते। वही सर मेन रीज़न यही है कि अगर आप सेल्फ स्टडी करने वाले बच्चे हो या फिर आपको ऐसा लगता है कि हाँ आप कर सकते हो, कोई एक ऐसा टीचर मतलब लगता है आपको कि हाँ आपको अच्छे से पढ़ा सकता है, भले ही वो यहाँ पे ही पास में हो, तो आप वहाँ से पढ़ो। और मतलब मेथड ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, जगह नहीं। यस सर वही। फाइन। तो 12th में आप लोगों का रूटीन क्या था? आपका क्या सर ये था कि मतलब जैसे मेरे को रियलाइज, स्कूल तो आप रेगुलर जाते थे? हाँ स्कूल तो मैं रेगुलर जाता था, लेकिन मतलब शुरू के टाइम में मैंने अपने टीचर से परमिशन ली कि मेरे को अब घर पर मतलब थोड़ा खुद से चाहिए, तो उन्होंने मेरे को अलाउ भी किया। ठीक है, स्कूल बंक मार? मतलब बंक नहीं, परमिशन से पेरेंट्स ने भी अलाउ किया, टीचर्स ने भी अलाउ किया कि मेरे को जेई पे भी अब फोकस देना है। तो लाइक इन मॉर्निंग सुबह में कितने बजे उठते थे? सुबह में सर 7 के अराउंड 7 बजे उठते थे। और रात को सोते कितने बजे? सोना लेट होता था, लाइक 2 PM। अच्छा, 5 घंटे की नींद देते थे? हाँ 2 या 1, लाइक एग्जाम जब क्लोज होते थे तो 3 भी होता था। जनरली बोलते हैं कि इन सबों के लिए आपको 7 से 8 घंटे का नींद जरूरी है, बट आप 5 ही घंटे लेते थे? नहीं, दिन में भी सो जाते। अच्छा, दिन में 2 आवर्स। हाँ। और आप? सर मेरा तो जैसे स्कूल जाना होता था तो 12th में स्कूल तो जाते थे रेगुलर जैसे जाते हैं, लेकिन वहाँ से लौट के फ़र्क ये होता था, बाकी बच्चे जो है मतलब खेल रहे होते थे, मैं थोड़ा स्टडी के बेसिस पे मतलब पहले अपना स्कूल से आके होमवर्क वगैरह करके जो भी दिया है और जेई के लिए अलग से बुक से प्रिपरेशन करी, उसके बाद अगर टाइम लगता था तो बाहर निकलता था। मेन फोकस यही है कि मतलब पहले अपना काम जो दिया है वो करना है। सो गए थे कि मेरे को अब जेई देना है, आईटी में एनआईटी में जाना है। तो क्या आप लोग ग्रेड 12th में या ग्रेड 11th में जेई की टॉपिक वाइज या फुल लेंथ या यूनिट टेस्ट ऐसा कुछ मॉक पेपर वगैरह प्रैक्टिस करते थे? हाँ सर, मतलब जैसे रिसोर्सेज इंटरनेट पे भी अवेलेबल होते थे 11th के मॉक टेस्ट लाइक फॉर जेई बेस्ड क्वेश्चंस पे, तो वो दिए थे मतलब काफ़ी। आप करते थे? हाँ। मतलब ऐसा कुछ टारगेट था कि आज मेरे को 50 करना है या 20 क्वेश्चन करना है? हाँ बिल्कुल। और जो क्वेश्चन ना होगा उनको मार्क और रिव्यू करते थे, फिर ट्राई करते थे, और नहीं हो तो सॉल्यूशन देखते थे। अच्छा, एक इस तरीके से कि पहले कोई क्वेश्चन है उसको 2 बार 3 बार में किया, नहीं हुआ तभी कोई एक्सटर्नल हेल्प होगी। तो ये आपकी आवश्यकता और से सीखने की उसने कम कर दी, आप खुद पे ज़्यादा डिपेंडेंट होते गए, सेल्फ सस्टेनेबल। दिस इज रियली वंडरफुल थिंग। मतलब ये पूरी तरह से सक्सेस को मार्क करता है लाइफ के किसी भी फील्ड में कि जितना ज़्यादा सेल्फ कॉन्फिडेंस है ना। अच्छा, 12th हाफ ईयरली में क्या रिजल्ट था? सर 12th हाफ ईयरली में ऐसा था कि जैसे हमें 11th में मोटिवेशन मिल गई थी पढ़ने की, तो अब 11th में जैसे नंबर ठीक आए थे तो 12th में भी जो सब्जेक्ट थे ना, अब ऐसा बोलते हैं, मुझे भी ऐसा लगता है कि 11th में जो सब्जेक्ट होते हैं वो एकदम से जैसे रैंडम बढ़ते हैं और 12th में आके तब तक उनकी हैबिट हो जाती है। तो 12th में जो नंबर आते हैं ना वो 11th से तो ठीक आते हैं, तो 12th में जो नंबर आए थे वो काफ़ी सही आए थे तो हमारे में तो, और वो थोड़ा मोटिवेशन में हम पढ़ भी रहे थे काफ़ी सही से। तब तक आप प्रेशर लेने के यूज्ड टू हो जाते हो। बिल्कुल। वो जो टफनेस, मतलब जो रोबस्ट जो सब्जेक्ट होते हैं या उसकी जो वॉल्यूम होती है
या उस अमाउंट में आप पढ़ने के आदी हो जाते हो, यस है ना, तो उससे फ़ायदा होता है ग्रेड 12। यस सर मतलब एक तरह से प्रोसेस ऑफ अडेप्टेशन जो है वो ग्रेड 11th में जो होती है वो 12th में आपको फ़ायदा देती यस है, और शायद वही चीज़ आपको जेई में भी फ़ायदा देती है ना। तो 12th हाफ ईयरली में अच्छे मार्क्स आए आपने, यस है ना। और मेथड यही कंटिन्यू रहा कि सुबह उठे, कभी स्कूल थोड़ा कम गए, जेई पे ज़्यादा फोकस किया, पेरेंट्स का सपोर्ट होगा, टीचर का भी सपोर्ट होगा, उनको भी आप में एक होप दिखती होगी, तो उनको लगा कि ये बच्चा अगर ये करना चाहता है इन लोगों को करना है। अच्छा, हाफ ईयरली के बाद का टाइम और भी क्रूशियल हो जाता है, बिकॉज यू आर गेटिंग क्लोजर टू दिस जेई एज वेल एज बोर्ड एग्जामिनेशन। वहाँ आप लोगों की माइंडसेट क्या? सर वहाँ पर ऐसा था कि जैसे बोर्ड्स पास आ रहे होते हैं तो हमारे पास प्रेशर रहता है कि उसके अंदर भी अब करना है, जैसे हमारे पास 10th में रहता था तो, लेकिन हम एक बार ऐसा कर चुके थे 10th में, मैनेज किया था NTSC के साथ। नेट प्रैक्टिस? हाँ थोड़ी थी मतलब, तो और हमारे जो जो आपने हाफ ईयरली का मेंशन किया उसमें भी ठीक ठाक स्कोर था, तो मतलब एज जेई वाज फर्स्ट एग्जाम विच वी हैव टू गिव इन जनवरी, तो मैंने पूरा ट्राई किया कि मैं फर्स्ट अटेम्प्ट में अच्छा करूँ, तो उसी मैं पूरा जेई पे डेडिकेटेड रहा जनवरी तक, और जो मेरे प्री बोर्ड स्कूल लेता था वो मैं रेगुलरली दिया करता था। और सर मतलब मेरे साथ तो ऐसा था कि जैसे 12th में हमने हाफ ईयरली में तो पेपर निकाल लिया था अच्छा सा, और अब जो हम प्रिपरेशन कर रहे हैं ना वो कर रहे थे उसके लिए, मतलब CBSE के लिए। और अब फ़ायदा ये हुआ कि जैसे अभी आपने बात करी थी अगर हम खुद से पढ़ते हैं तो नोट्स वगैरह भी बनाते हैं, तो मेरे साथ तो ये था कि मैं कुछ भी पढ़ता हूँ ना अगर, और मुझे लगता है कि हाँ आगे भी उसका यूज़ आने वाला है, तो मैं नोट ज़रूर बनाता हूँ। तो मैंने जैसे पढ़ा था 12th का, और वो हाफ ईयरली से पहले नंबर भी मेरे अच्छे उसी वजह से आए थे क्योंकि मैंने नोट्स बना लिए थे। तो अब जो ये सेकेंड क्वार्टर का टाइम होता है ना, इसमें क्या होता है कि आपको रिवीजन मेन करनी होती है ना, क्योंकि आपको स्कूल से भी कई सारी जैसे एक्स्ट्रा क्लासेस वगैरह मिल रही होती है प्रिपरेशन के लिए, वो अलग से टाइम देना होता है उन्हें, तो उसमें क्या होता है टाइम आपका लग जाता है और आप जेई में इतना नहीं दे पाते। तो इसलिए मैंने क्या किया था, मैंने तो नोट्स बनाए थे, और वो नोट्स को रिवीजन करने में मेरे को इतनी हेल्प हुई थी कि जहाँ पे मैं मतलब 3-4 घंटे एक कोई चैप्टर पढ़ रहा हूँ या फिर मैं कोई क्वेश्चंस कर रहा हूँ, तो वो मेरा काम 1.5-2 घंटे में हो जाता था सिर्फ नोट से, क्योंकि मेरे को ये पता था कि अगर इस तरीके के क्वेश्चन आने वाले हैं तो मेरे को क्या क्या उसमें मेंशन करना है, क्या क्या की पॉइंट्स होंगे, क्या क्या कीवर्ड्स होंगे, तो इससे मेरी रिवीजन काफ़ी हेल्पफुल हो गई थी नोट्स बनाने से। अच्छा, ऐसा बोलते हैं कि जो सिलेबस के अनुसार, जेई की सिलेबस के अनुसार जितने भी चैप्टर्स हैं उसका रिवीजन कम से कम 3 बार होना चाहिए, ऐसा सच है क्या? सर मतलब मैंने तो सिलेबस जो एडवांस का जो सिलेबस था अपने डेस्क पे लगा रखा था, क्योंकि ताकि मैं डाइवर्ट ना हो जाऊँ, ऐसा किसी ने मेरे को एडवाइस किया था, तो मतलब मैं रेगुलरली उसको फॉलो करता था। लेकिन जो इनऑर्गेनिक के चैप्टर्स हैं जिनके अंदर हमें ज़्यादा याद करने की ज़रूरत पड़ती है, उसको 3 से ज़्यादा बार ही करना पड़ेगा, वरना वो हमारी मेमोरी से हट जाते हैं। अच्छा, ऐसा है। हाँ बिल्कुल। और जो फिजिक्स और मैथ्स के कुछ चैप्टर्स हैं जैसे रोटेशनल मोशन है, तो ये यार आप कब करते थे? एक इधर बोर्ड है, इधर जेई है, 12th है, तो फिर 11th के आप कब रिवाइज करते थे आप? सर मतलब एक तो मतलब जैसे जो इनिशियल पार्ट था जो 12th का, उसके अंदर था कि आगे टाइम कम मिलेगा हमें, तो ऑलरेडी हमारी रिवीजन तो मतलब मैक्सिमम टाइम रिवीजन इसी में कवर कर लें ताकि अगली बार हम रिवाइज करें तो कम से कम टाइम लगे, और शॉर्ट नोट्स बना लिए कि बहुत कम टाइम में हम रिवाइज कर लें वही। लेकिन सारी चीज़ें टच में रहे। हाँ टच में। और उस समय रिवीजन के अलावा मॉक टेस्ट वगैरह? सर मॉक टेस्ट लाइक मतलब जो एग्ज़ाम जैसे जैसे पास आने लगा तो मॉक टेस्ट की फ्रीक्वेंसी मैंने बढ़ाई, और इवन मैंने मतलब जो प्लेटफॉर्म रहता है ऑनलाइन उस पर ट्राई करा कि हाँ बिल्कुल उसी सेटअप में, एग्ज़ाम सेटअप में, एग्ज़ाम टाइमिंग्स में, डिफरेंट लेवल ऑफ क्वेश्चंस और ये सब। हाँ बिल्कुल। ठीक है, बहुत अच्छा। तो बोर्ड की एग्जामिनेशन हो गई अपनी 12th की, उसके बाद जेई मेन और एडवांस के लिए तो कम ही टाइम बचता है, तो उस समय क्या ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन की प्रैक्टिस या कोई और स्ट्रेटजी? सर उसमें तो हमारा ये था कि अब जैसे बोर्ड की टेंशन तो हमारी ख़त्म हो गई थी, तो हमने थ्योरी तो इतनी कर ली थी कि हमें पता था कि हर क्वेश्चन में क्या क्या लॉजिक लगने वाले हैं, किस तरीके के क्वेश्चन में। तो हम क्या करते थे कि हमारे पास जो बुक्स थी उसमें से जो प्रीवियस ईयर होते थे, जो हमारे पहले क्वेश्चन आए हो रखे हैं जेई में जिनकी हमने प्रैक्टिस करी है, उनमें हमने पहले ही मार्किंग कर ली थी कि मतलब क्या क्या लॉजिक लगने वाले हैं या फिर हम इसे कैसे सॉल्व कर सकते हैं। तो हम उनको क्या करते थे, उनको रिवाइज करें फटाफट, क्योंकि अब जेई मेंस में भी इतना टाइम नहीं रहता था कि हम सारे चैप्टर्स को खोल के दोबारा पढ़ें। तो उसमें क्या होता था कि वो जो हमने शॉर्ट्स नोट्स बनाए हैं, हर एक क्वेश्चन में क्या क्या, हर एक चैप्टर में किस तरीके के क्वेश्चन आने वाले हैं या किस तरीके के क्वेश्चन अभी तक आए हैं, उनका हमने एक टेबल सा बना लिया था। तो वो रिवीजन हो जाती थी हमारी ऐसी पढ़ के, और दूसरे जो हमारे प्रीवियस ईयर होते थे या जो हमने अभी तक मॉक टेस्ट दिए उसमें किस किस वैरायटी क्वेश्चन आते थे वो रिवाइज कर लिया। तो अगर हम हर वैरायटी को अलग से मेंशन करके लिख लेना तो हमारे आधे से ज़्यादा क्वेश्चन तो वही कर देता है।
तो इस समय तक क्या आपकी गर्लफ्रेंड्स थी आप दोनों की, नहीं सर, मतलब जैसा मैंने आपको शुरू से बताया, सोशल मीडिया से बिल्कुल दूर थे। या सोशल मीडिया और गर्लफ्रेंड दो तरह की चीज़ें हैं? नहीं सर, मतलब उसके मतलब अगर गर्लफ्रेंड होनी चाहिए तो सोशल मीडिया पे भी रहना थोड़ा होता है। अच्छा, मतलब मतलब स्पाइस ऑफ लाइफ अगर लेना है तो पूरा लो, नहीं तो मत। हाँ बिल्कुल, और स्कूल से भी दूरी हो गई थी और थोड़ा सा एग्ज़ाम भी इतना पास था, तो इन सब चीज़ों के बारे में मतलब आप अच्छी चीज़ें थी कि आप लोग किसी भी कारण से डिस्ट्रैक्टेड नहीं थे। हाँ डिस्ट्रैक्शन दूरी हालांकि मैं ये नहीं बोलूँगा कि अगर यू हैव फीमेल फ्रेंड्स और गर्ल फ्रेंड्स यू आर डिस्ट्रैक्टेड, वो काफ़ी सारी चीज़ें बहुत अच्छा भी होता है। सर फीमेल फ्रेंड्स तो थी, लेकिन वो स्टडी के लिए, डाउट्स के लिए, इन सब के लिए, जो जेई के लिए तो अलाइन आप ये रिकमेंड करते हो कि फीमेल फ्रेंड्स रखनी चाहिए? नहीं, मतलब जैसे हम आपस में डाउट्स पूछते थे, जैसे मेरी कई फ्रेंड्स हैं जो अभी भी टच में हैं, हम आपस में जेई की तैयारी कर रहे हैं तो हम एक दूसरे से डाउट क्लियरिंग किया करते थे, तो उसमें बहुत हेल्प होती है, लाइक एज अ फ्रेंड। राइट। तो अपना जेई मेन दे दिया, जेई एडवांस दे दिया, और यही थी कि ज़्यादा से ज़्यादा मॉक टेस्ट की प्रैक्टिस, am I right? This is it. इस पूरे चेन ऑफ प्रिपरेशन में व्हाट वाज द रोल ऑफ योर पेरेंट्स, मदर एंड फादर? सर पेरेंट्स का तो मेन रोल यही था कि वो ना मतलब जैसे अब हम पढ़ रहे हैं तो उस टाइम क्या होता था कि हमारे जैसे घर के बाहर बच्चे खेलने आ जाते थे, तो उस टाइम मेरे को क्या होता था कि घर में आवाज़ आ जाती थी, तो मैं मम्मी को पूछता था मम्मी चले जाऊँ खेलने, तो मम्मी कहती थी तुमने आज का जो काम करना है, जैसे मैं क्या करता था, मैं ना अपना एक टाइम टेबल बना रखा था, तो उस टाइम टेबल में ना मेंशन करता था कि मेरे जो रूटीन के हिसाब से मेरा आज इतना हो जाना चाहिए था। अगर मैंने मॉक टेस्ट स्टार्ट किया है तो मेरा मॉक टेस्ट इतना या फिर कंप्लीट हो जाना चाहिए था मेरे रूटीन के हिसाब से, तो वो इतना पूछती थी कि क्या तुमने उतना कर लिया है या नहीं, अगर उतना कर लिया है तो चले जाओ, ये नहीं किया है तो वो नहीं जाने देती थी। मेन बात बस वही है कि अगर हमारे पास जैसे दूसरी डिस्ट्रैक्शन आती है ना, क्योंकि वही जैसे दीपक ने बताया कि हमारे पास सोशल मीडिया तो नहीं था, तो ये तो हमारे पास एक प्लस पॉइंट ही था कि हम खुद से तो कभी डिस्ट्रैक्ट नहीं होते थे, कभी जैसे कोई खेलने बुला दिया तो उसमें क्या होता था, फिर मम्मी का इतना सपोर्ट रहता था कि वो जाने देती थी, पर पढ़ाई करने के बाद। मेरा ऐसा था कि मेरा मदर का हमेशा से, मेरी मदर शुरू से ही मेरे से फीडबैक लिया करती थी कि तुम्हारा क्या चल रहा है और मेरी कोई हेल्प चाहिए, या फिर मतलब जैसे इनऑर्गेनिक में मेरी मदर मतलब थोड़ा जैसे मेरे को याद करने में प्रॉब्लम हो रही है तो उसके अंदर मतलब कुछ टिप्स दे दी कि तुम रेगुलर रिवाइज करो, या फिर मतलब उसमें भी उन्होंने बहुत हेल्प करी। और लाइक जब एग्ज़ाम पास आने लगता है तो मतलब एक एनजाइटी बन जाती है अंदर, तो जब वो जो एंजाइटी होती है ना, हाँ। उसको काबू में रखना, बिल्कुल दैट इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग, जस्ट टू पुल। और उसको मतलब अपने अंदर रखने से बेटर मतलब मदर से डिस्कस कर लिया तो वो एनजाइटी फिर कम हो गई, रिलीज़ हो गई थी। ये ना एंजाइटी रिलीज करने का सबसे अच्छा लोग यही तरीका बताते हैं कि यू शेयर इट विद अदर्स, वट एवर एंजाइटी यू आर हैविंग विद यू और विद यू शेयर इट विद योर फ्रेंड्स एंड द फैमिली, राइट? सो दैट मतलब वही तो मैं बता रहा था ना कि वी ऑल आर ह्यूमंस एंड वी ऑल आर सिंपल, हमारी अपनी एक लिमिट है, तो उस लिमिट में जो रहेगा उसका दिमाग ऐसे ही काबू में रहेगा, और दिमाग काबू में है तो यू कैन डू द बेस्ट ऑफ द थिंग्स, दैट्स इट। So, at any special thing on the day of the examination for GE? पहले मैं बताता हूँ। हाँ, तो मतलब जेई एडवांस की बात कर रहा हूँ मैं। तो लाइक मेरा जो एग्ज़ाम था, मतलब जैसे 6 घंटे का एग्ज़ाम होता है, बीच में 2 घंटे का ब्रेक होता है, तो काफ़ी टायर्ड हो जाते हैं हम, बीच में ब्रेक भी होता है तो लाइक, और रात को मतलब जैसे अगर एनजाइटी की वजह से अगर नींद ना आए, जैसे मेरे साथ हो रहा था। हाँ, ये तो बहुत ज़्यादा, क्योंकि हमारा फाइनल डे होता है। हाँ बहुत, और एंजाइटी होना नेचुरल भी है, You have got butterflies in your stomach, हाँ बिल्कुल, क्या होगा, कैसे होगा। हाँ लेकिन सबसे अच्छी चीज़ पता है क्या होती है, जब आप उस एटमॉस्फेयर में घुस जाते हो ना, उस समय आपको समझ ही में नहीं आता, बिल्कुल, और जब फाइनली एग्ज़ाम देके जब आप बाहर आते हो ना, यू आर द बेस्ट कॉन्फिडेंट पर्सन, लगता है एवरीथिंग इज सूट डाउन नाउ एंड एवरीथिंग इज़ फाइन, एवरीथिंग इज़ इन माई कंट्रोल। ये एक बहुत अच्छी भी चीज़ है, इसको एक्सपेरिमेंट करनी चाहिए। दिस इज व्हाट आई हैव रियलाइज्ड, दिस इज एंड योर्स। कि एक दिन पहले बिल्कुल प्रेशर मत लेना, एकदम रिलीज रहना और फ्री रहना, और अगर पढ़ाई करनी है तो बस थोड़ी सी कर लेना, एकदम ज़्यादा मत करना। ऐसा तो कुछ नहीं है कि रिजल्ट नहीं आया तो देख लीजिए। ये तो एंड व्हाट अबाउट द डे ऑफ द रिजल्ट? सर, पहले एग्ज़ाम डे के लिए मैं बताना चाहता हूँ, मतलब कि जैसे मैं एग्ज़ाम के बीच में था तो लाइक मैं एक क्वेश्चन पे बिल्कुल स्टक हो गया था। मेरी आदत है शुरू से, एक बार मैं स्टक हो गया तो मैं उसको फिर ईगो पे लेने की मेरी बहुत शुरू से हैबिट रही है, उसी में फंस गया। तो मैं उस क्वेश्चन में फंस रहा था, लेकिन बैक ऑफ द माइंड मैंने पर एक प्रॉब्लम और भी होती है कि जिसकी स्टक होने की आदत होती है ना,
अगर वो दिमाग में रहा तो वही कॉन्फिडेंस मिल जाती है। बिल्कुल बिल्कुल। तो उससे निकलना जरूरी उससे वो मैंने काफ़ी मॉक टेस्ट दे के गिल्ट से, उस एंजाइटी से। हाँ बिल्कुल, वो मैंने काफ़ी मॉक टेस्ट दिए थे, तो मेरे को पता था कि इसको छोड़ना है, मतलब मेरे को उसकी हैबिट थी, आई वॉज प्रिपेयर्ड फॉर दैट। तो मैं ऐसा मॉक टेस्ट में भी ऐसा मेरे साथ हो चुका है, तो मैंने उसको ओवरकम किया और उसको मतलब वैसे क्लियर किया फिर। Now what about the day of the result? सर डे ऑफ द रिजल्ट में जब एडवांस का मैंने रिजल्ट चेक किया तो लाइक आई वॉज हैविंग द रैंक ऑफ 10,000, तो मतलब ठीक था, लेकिन मेरे को लग रहा था कि मैं अच्छा कर सकता था, और मेरे को लगा कि मैंने नेगेटिव ज़्यादा हो गए या फिर कुछ प्रॉब्लम्स रही, मैंने उसको बाद में एनालाइज़ किया और फिर मतलब उसको ठीक करने की कोशिश की। सर रिज़ल्ट के दिन तो क्या था कि मतलब ऐसा होता है कि जो मेंस का रिज़ल्ट होता है या एडवांस का रिज़ल्ट होता है उसमें हम पहले से थोड़ा एक तो कैलकुलेट करके रखते हैं कि हमने कितने क्वेश्चन करे हैं और कितने हमारे नंबर अप्रॉक्स आ सकते हैं। हाँ, तो सर ऐसा था कि मतलब हमने रिज़ल्ट देखा और मतलब उसमें जैसे परसेंटाइल वगैरह भी आती है, तो परसेंटाइल देख के भी घर वालों को लगा कि हाँ इसने इतनी मेहनत करी है इसलिए इसके अच्छे नंबर आए हैं। तो घर वालों ने भी कहा कि ठीक है तुम्हारे तो नंबर ठीक आए हैं, और उससे मुझे इतना तो लग ही गया था कि हाँ मेरी जो मेहनत करी है, मैंने इतने सारे मॉक टेस्ट दिए हैं, तो वो मेरे को एक अच्छा कॉलेज दे सकते हैं। तो now you are at IIT Delhi with mechanical engineering and you are with YMCA with computer science. Why computer science? सर कंप्यूटर साइंस का थोड़ा ऐसा था कि मतलब ना मतलब जैसे मैं पहले से हाँ सब मेन तो वही है, ट्रेंड को देखते हुए कि हमारा ट्रेंड क्या चल रहा है, और दूसरा एक तो जो हमारा मतलब हैबिट होती है, तो मेरा क्या था कि मैं ना मतलब जो नेटवर्क से रिलेटेड चीज़ें हैं या फिर जो हमारे जो हर चीज़ में मतलब जो ब्राउज़र्स चल रहे हैं इसमें कैसे कैसे मतलब हमारे सर्वर्स काम कर रहे हैं, मेरा थोड़ा इस साइड में ज़्यादा अट्रैक्शन था। मैं सोचता था कि मतलब अगर हम ये चीज़ सर्च करते हैं तो फिर इससे ये कैसे आ जाता है। मतलब मेरा था कि मतलब कंप्यूटर से रिलेटेड थोड़ा माइंडसेट था, एक तो कंप्यूटर से रिलेटेड और दूसरा मेरा माइंडसेट था इलेक्ट्रॉनिक्स से रिलेटेड, कि मतलब जैसे हम इलेक्ट्रॉनिक्स की कोई भी चीज़ देखते हैं तो वो हमारा ऑटोमेशन कैसे होती है उसमें, तो मेरा ऑटोमेशन से रिलेटेड थोड़ा माइंडसेट था। तो मैंने सोच रखा था कि मेरा मतलब या तो कंप्यूटर साइंस, और अगर कंप्यूटर साइंस नहीं मिला तो इलेक्ट्रॉनिक्स, क्योंकि सर इन दोनों में काफ़ी अच्छा स्कोप है आगे भी मार्केट में। सर मतलब जैसे मैंने आपको बताया, मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट में तो रैंक 10,000 था, तो मेरे को लाइक IITs मिल रही थी, लेकिन मेरे को बहुत ही ज़्यादा मतलब मेरे मतलब जो ब्रांच मुझे अच्छा लगता था, जैसे मैकेनिकल है, आई वॉज हैविंग इंटरेस्ट इन इलेक्ट्रिकल ऑल्सो एंड कंप्यूटर साइंस ऑल्सो, बट ये तीन ब्रांचेज मेरे इंटरेस्ट की थी। तो मैंने सोचा कि मेरे को ये अभी किसी भी IIT में नहीं मिल रही, आई विल प्रिपेयर वंस अगेन। तो मैंने अगले साल फिर से अपनी गलतियों को करेक्ट करते हुए और ज़्यादा इम्प्रूवमेंट करते हुए दिया टेस्ट। हाँ 3551 रैंक एंड गॉट मैकेनिकल इंजीनियरिंग। तो अब फाइनली इस मुकाम पे पहुंचने के बाद क्या लगता है कि गर्लफ्रेंड बना लेनी चाहिए या अभी भी सोशल मीडिया से दूर रहना चाहिए? सर सोशल मीडिया पे तो है मतलब ठीक ठाक, क्योंकि अब वो एंजाइटी या गिल्ट नहीं है। हाँ एंजाइटी या गिल्ट नहीं है, और उसका आप ठीक यूज़ भी करने का कोशिश कर रहे हैं। सर मेन जो हमारा होता है एंजाइटी को हैंडल करने का, वो वहीं पे स्टार्ट होता है जो स्कूल का टाइम है, क्योंकि वहाँ पे जो सिलेबस जो हमारा इंक्रीज़ होता है और जो वहाँ पे मतलब रिजल्ट्स की टेंशन होती है वो एकदम बिगिनिंग एज में होती है, बिगिनिंग जो हमारा स्टैंडर्ड है उसमें। अगर वहाँ हम कंट्रोल करना नहीं सीखेंगे तो हम आगे भी उसे कभी हैंडल नहीं कर पाएंगे, और फिर ना वो जो हमारे अंदर एंजाइटी होती है वो बढ़ती जाती है कि अब पेपर आ गया, या तो हम इसमें फेल हो जाएंगे या फिर हम घर वालों को कैसे बताएंगे। तो वो जो चीज़ होती है ना, अगर हम वहाँ पे हैंडल कर लेंगे तो हमें आगे मतलब काफ़ी हेल्प मिल जाती है। मेन बात बस वही है कि जो हमारा स्कूल का टाइम है, अगर हम वहाँ अपने सोशल मीडिया को थोड़ा कंट्रोल कर लें, जो हमारे मतलब ये डिस्ट्रैक्शंस हैं इनको थोड़ा कंट्रोल कर लें, तो हम आगे जाके अगर डिस्ट्रैक्शन हमें होंगी भी ना तो हमें ये पता रहेगा कि ये हमारा थ्रेशोल्ड है, हम अगर इससे ऊपर जाएंगे तो हम फिर हैंडल नहीं कर पाएंगे। तो वो जो चीज़ है वो हमारे स्कूल टाइम पे ही आती है। तो विद दीपक एंड तेजस अभी तक की चर्चा कोप पर, इससे आगे की एक चर्चा जो बहुत इम्पॉर्टेंट है कि आखिर इनके सक्सेस का राज क्या था, इसकी चर्चा करेंगे चाय।